नमस्ते सभी को। शेयरिंग स्टोरीज पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। इस चैनल में हम किताबों पर चर्चा करते हैं। ये कंटेंट plotsformovies.com द्वारा समर्थित है, जो एक AI सक्षम बुक ट्रेलर प्लेटफॉर्म है, जहां आप किताब खरीदने से पहले उसे बेहतर ढंग से समझने के लिए किताब का 1 मिनट का ट्रेलर देख सकते हैं। हम sharingstories.in पर #PushingIndianAuthors अभियान के माध्यम से भारतीय लेखकों की पुस्तकों का प्रदर्शन कर रहे हैं और आज हमारे पास हैं गीत चतुर्वेदी की किताब सिम सिम। तो सिम सिम ये गीत चतुर्वेदी का 2023 में आया हिंदी उपन्यास है और इसका अंग्रेजी अनुवाद भी हुआ है, अनीता गोपालन ने किया है, उसे भी काफी सराहा गया है। ये कहानी हमें विभाजन के बाद की मुंबई ले जाती है। सिंधी हिंदू शरणार्थियों के जीवन पर आधारित है। कहानी के केंद्र में है बसरमल जेठाराम पुरस्वानी और उनकी एक कह सकते हैं अनोखी लाइब्रेरी। किताब की चर्चा भी खूब हुई है, JCB प्राइज फॉर लिटरेचर 2023 की लॉन्ग लिस्ट में थी। हाँ, जो कि काफी प्रतिष्ठित पुरस्कार है भारत में। बिल्कुल। और वैल्यू ऑफ वर्ड्स अवार्ड्स 2024 की शॉर्टलिस्ट में भी अनुवाद के लिए पेनहाइम ट्रांसलेशन फंड ग्रांट भी मिला। सही। तो आज हम जो भी बात करेंगे वो उपलब्ध जानकारी, जैसे किताब का विवरण, समीक्षाएं, लेख, इन सब पर आधारित होगी। हम कोशिश करेंगे कि किताब के जो मुख्य विषय हैं, किरदार हैं, इसकी शैली है, उसे थोड़ा गहराई से समझें। Bring your book to life with AI. Plotsformovies.com helps you create movie-like trailers for your book, allowing filmmakers to visualize your story just the way you imagined it while writing. Enhance the storytelling experience to a whole new level with realistic characters, immersive voiceovers, and cinematic sound effects. No more boring stock images or generic clips. Captivate your audience, spark curiosity, make readers and filmmakers eager to explore more. Plotsformovies.com, where your story becomes cinema. तो चलिए शुरू करते हैं सिम सिम की दुनिया में उतरना। कहानी का दिल, जैसा हमने कहा, बसरमल जेठराम पुरस्वानी है। एक ऐसा किरदार जिसकी जवानी मतलब 1947 के विभाजन की त्रासदी में कहीं खोसी जाती है। सिंध का लड़काना कस्बा, वहां उसका घर, जमीन, पहचान और शायद सबसे दर्दनाक अपना पहला प्यार जाम सब पीछे छूट जाता है। इस भारी नुकसान के बाद वो मुंबई आता है और एक लाइब्रेरी खोलता है। पर ये कोई आम लाइब्रेरी नहीं, ये सिर्फ किताबें नहीं है, ये उसकी खोई हुई दुनिया है। उसकी यादें, उसकी संस्कृति, उसकी उम्मीदें सब इसी में है। तो जाहिर है स्मृति, विस्थापन और हानि, ये विषय तो उपन्यास की जड़ में है। हाँ, और ये जो लाइब्रेरी है ना, इसका महत्व सिर्फ बसरमल की निजी कहानी तक नहीं है। ये एक प्रतीक बन जाती है, उस पूरे समुदाय के अनुभव का प्रतीक जिसने विभाजन का दर्द झेला। उपन्यास में एक दरवेश पात्र है जो बसरमल से कहता भी है, तुमने जो कुछ खोया है वो तुम्हें किताबों में मिलेगा। ये बहुत गहरा वाक्य है। बिल्कुल। ये लाइब्रेरी को एक अलग ही मतलब दे देता है। वो सिर्फ ईंट पत्थर की इमारत नहीं रहती, वो संस्कृति, इतिहास और उम्मीद को जिंदा रखने वाली एक पनाहगाह बन जाती है, खासकर उस उथल पुथल और दर्द के माहौल में। और एक और अहम बात यह है कि ये किताब विभाजन के इतिहास के उस हिस्से पर रोशनी डालती है जिस पर ज्यादा बात नहीं होती। सिंधी हिंदुओं का विस्थापन। सही कहा। उनकी जमीनें गई, उनकी जड़ें उखड़ी, लेकिन उनकी कहानियां, उनकी भाषा, उनकी यादें, वो इन किताबों में सांस ले सकती हैं। हाँ, ये किताबों का अभयारण्य वाला विचार बहुत मार्मिक है। पर क्या इसमें एक दुविधा भी नहीं है? एक तरफ ये लाइब्रेरी यादों को बचा रही है, पर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बसरमल को अतीत में ही कैद कर लेती है? क्या वो वर्तमान से कट सा नहीं जाता? ये सवाल भी कहीं ना कहीं उठता है पढ़ते हुए। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, हर पनाहगाह की अपनी दीवारें होती हैं और कभी-कभी वो दीवारें आपको महफूज तो रखती हैं, पर बाहर की दुनिया से काट भी देती हैं। बसरमल का किताबों से वो गहरा लगाव, उसका अपनी यादों में जीना, ये उसे वर्तमान की जो मुश्किलें हैं, जैसे वो भूमाफिया का खतरा, हाँ, वो भी है कहानी में। हाँ, तो उनसे लड़ने में कहीं ना कहीं शायद कमजोर भी बनाता है। उपन्यास इसी तनाव को दिखाता है, यादों को सहेजने की जरूरत और वर्तमान में जीने की चुनौती, इसके बीच का संघर्ष। और ये सिर्फ बसरमल की कहानी नहीं, ये उन बहुत से लोगों की कहानी है जो अतीत के बोझ के साथ जी रहे हैं। और कहानी से बसरमल पर ही खत्म नहीं होती, एक और कहानी साथ साथ चलती है जो इसे और दिलचस्प बनाती है।
एक युवा है, मैनेजमेंट छात्र, इंटरनेट वगैरह से जुड़ा हुआ, वो खुद को मैं कहता है कहानी में। उसकी बसरमल से दोस्ती हो जाती है अचानक ही। ये युवा अपने घर के माहौल से, खासकर अपने पिता से, थोड़ा परेशान है, कटा हुआ सा महसूस करता है। उसमें एक बेचैनी है, वो मुंबई के सड़कों पर यूं ही भटकता रहता है। फिर उसे लाइब्रेरी के पास एक पीली खिड़की वाले मकान में एक लड़की दिखती है। अब वो लड़की असली है या काल्पनिक, ये थोड़ा धुंधला सा रहता है। उसके लिए उसका आकर्षण उसे असलियत और वहम की दुनिया में ले जाता है। हाँ, ये दो पीढ़ियों का दो बिल्कुल अलग दुनियाओं का टकराना है इसमें। बिल्कुल, बसरमल की वो ठोस दर्द भरी यादें और इस लड़की की डिजिटल दुनिया की कल्पनाएं, उसकी उलझनें। और ये जो दूसरी कहानी है ना, ये सिर्फ एक साइड स्टोरी नहीं है। ये किताब के मुख्य विषयों को एक नया एंगल देती है। ये दिखाता है कि यादों और विस्थापन का असर सिर्फ पहली पीढ़ी पर नहीं होता, वो किसी न किसी तरह अगली पीढ़ियों तक भी पहुंचता है, भले ही उन्होंने वो सब खुद न झेला हो। सही। उस लड़के का भटकना, पिता से उसका वो तनाव, उस काल्पनिक लड़की की तलाश, ये सब कहीं न कहीं उसी जड़हीनता और पहचान की खोज को दिखाते हैं जो विभाजन ने पैदा की थी। ये पीढ़ियों के बीच का जो संवाद है या जो संवाद नहीं हो पाता है, दोनों को दिखाता है। और किरदारों की बात करें तो कुछ किरदार तो बहुत ही प्रतीकात्मक हैं, जैसे मंगन माँ, जिसका असली नाम शायद जामो है। एक ऐसी औरत जो सालों से चुप है, जैसे उसने बोलना ही छोड़ दिया हो। और वो एक गुड्डे की देखभाल ऐसे करती है जैसे वो उसका अपना बेटा हो। उसकी ये चुप्पी, उसका ये अजीब सा बर्ताव, ये सब उसके अंदर जो भयानक दर्द दबा है, जो दुख कभी भरा नहीं, उसी का प्रतीक है। मंगन माँ का किरदार उन त्रासदियों को सामने लाता है जिन्हें शब्दों में कहना शायद मुमकिन ही नहीं। उसकी चुप्पी सिर्फ आवाज का ना होना नहीं है, शायद वो भाषा की हार है उस दुख को बताने में जो उसने देखा है। वो शरणार्थी जीवन का वो अकेलापन, वो कम्युनिकेशन गैप और त्रासदी के वो जख्म जो शायद कभी भरते ही नहीं, वो सब उसमें दिखता है। हाँ। फिर किताब में एक बातूनी किताब की जिल्द का भी जिक्र है। वो जिल्द अपनी कहानी खुद सुनाती है, साहित्य और स्मृति का क्या भविष्य है उस पर एक तरह की टिप्पणी करती है। ये सब चीजें हमें सोचने पे मजबूर करती हैं कि विभाजन जैसा बड़ा हादसा अलग अलग लोगों पर कितने अलग अलग तरीकों से असर डालता है। सही बात है। कोई चुप हो जाता है, कोई चीजों में जान ढूंढने लगता है, कोई कहानियों और किताबों में पना लेता है। ये किरदार और प्रतीक हमें दिखाते हैं कि कैसे वो दर्द जिसे कहा नहीं जा सकता, उसे जीने और जाहिर करने के लिए इंसान अजीब रास्ते खोज लेता है। और ये सब हो रहा है मुंबई शहर में। मुंबई सिर्फ एक बैकग्राउंड नहीं है यहाँ, वो भी एक किरदार जैसा है। एक तरफ बसरमल की लाइब्रेरी जो यादों का एक द्वीप है, दूसरी तरफ मुंबई की वो हकीकत जहाँ भूमाफिया हैं। वो सिर्फ बसरमल की लाइब्रेरी ही नहीं, हाँ, दिलखुश जैसे और भी लोग हैं। हाँ, दिलखुश जैसे छोटे दुकानदार उनकी रोजी रोटी, उनकी जमीन छीनना चाहते हैं। दिलखुश का किरदार उस डर और असुरक्षा को दिखाता है जो शहर के इस बदलते हुए रूप के साथ आती है। बिल्कुल। पर लेखक यहीं पर एक कमाल करते हैं। इस असलियत के साथ वो जादुई यथार्थवाद, मैजिकल रियलिज्म को बड़ी खूबसूरती से मिला देते हैं। हाँ, ये मिश्रण गजब का है। किताबें बोलने लगती हैं, यादें धुंध की तरह आती जाती हैं। अमरूदों की एक खास खुशबू है, अमरूद की खुशबू जो बसरमल को सीधा सिंध और जाम की यादों में ले जाती है। ये मैजिकल रियलिज्म सिर्फ कहानी को अजीब बनाने के लिए नहीं है, ये उन अनुभवों को बताने का तरीका है जो शायद सीधी सपाट भाषा में नहीं कहे जा सकते। जैसे यादों का अपना एक अलग लॉजिक होता है, दुख की अपनी एक अलग दुनिया होती है। ये असलियत और कल्पना, याद और जादू के बीच की बारीक सी लकीर पर चलने जैसा है। ये पाठक को एक अलग ही एहसास देता है। और इस पूरे अनुभव को बनाने में भाषा का बहुत बड़ा रोल है। कई जगहों पर यह जिक्र है कि गीत चतुर्वेदी की भाषा बहुत गीतात्मक है, काव्यात्मक है। बिल्कुल। और अगर हम इसे किताब के पूरे असर से जोड़कर देखें तो ये स्टाइल सिर्फ सजावट नहीं है, ये किताब की आत्मा का हिस्सा है। भाषा कई बार कविता के इतने करीब पहुंच जाती है कि गद्य और पद्य का फर्क मिटने लगता है। हाँ, ये पोएटिक स्टाइल कहानी को एक सपने जैसा एहसास देती है। किरदारों के अंदर का दर्द उनकी भावनाओं की दुनिया को और गहरा बनाती है। ये स्टाइल विभाजन के दर्द की जो कठोर सच्चाई है उसे जादू और गीत जैसे तत्वों के साथ बैलेंस करती है। इससे होता यह है कि कहानी भारी या बोझिल नहीं लगती, पर फिर भी बहुत असरदार और यादगार बन जाती है। जैसा कि गीतांजलि श्री, जो खुद बुकर प्राइज विजेता हैं, उन्होंने भी इसकी तारीफ में कहा है कि ये किताब अस्तित्व की अंतहीन एक रास्ता
और विध्वंस की अदम्य मानवीय इच्छा जैसे बुनियादी इंसानी सवालों को बड़ी संजीदगी और हुनर से पेश करती है। ये संतुलन साधना वाकई मुश्किल काम है। पाठकों की समीक्षाओं में भी ये बात आई है। एक पाठक ने लिखा कि लेखक ने नील सर यानी किताबों को इतनी जिंदा दिली से लिखा है कि वो लगभग इंसानी किरदार लगने लगते हैं। हाँ, ये भाषा की ही ताकत है। सही। और यही भाषा है जो अनीता गोपालन के अंग्रेजी अनुवाद में भी बहुत कामयाबी से आई है। उस अनुवाद की म्यूजिकलिटी और इमोशनल डेप्थ की काफी तारीफ हुई है। ये दिखाता है कि ओरिजिनल लेखक की शैली कितनी मजबूत है कि वो अनुवाद में भी अपनी रूह बचाए रख पाती है। तो पाठकों और आलोचकों पर इसका असर कैसा रहा? अवार्ड्स की बात तो हमने की, लेकिन इमोशनल लेवल पर इसने लोगों को कैसे छुआ? जो रिव्यूज और फीडबैक हैं उनमें से गहराई तक झकझोरने वाला और समृद्ध, ईमानदार और अपनी तथाकथित अपूर्णता में पूर्ण जैसी बातें कही गई हैं। ये शब्द बताते हैं कि किताब पढ़ने वालों के मन पर एक गहरा असर छोड़ती है। ये इसलिए इतना असर करती है क्योंकि ये सिर्फ विभाजन की कहानी नहीं है। ये उन अनगिनत लोगों की भूली बिसरी यादों की एक बहुत मार्मिक पोएटिक री-इमेजिनिंग है। ये किताबों और लाइब्रेरियों को भी एक तरह की श्रद्धांजलि है। उन्हें सिर्फ ज्ञान के भंडार के तौर पर नहीं, बल्कि उम्मीद, प्यार, प्रतिरोध और इंसानियत की पनाहगाह के तौर पर देखती है। बसरमल, वो युवा लड़का, मंगणमा, ये सब किरदार अपने अपने तरीके से लचीलेपन, गहरी इच्छाओं और खामोश जिंदगी के मुश्किल भावों को जीते हैं। एक पाठक ने ये भी कहा कि किताब के शब्द इतने विजुअल और पावरफुल है कि पाठक किरदारों की अंदरूनी लड़ाई और उनकी यात्रा को अपनी यात्रा की तरह महसूस करने लगता है। हाँ, ये जुड़ाव पैदा करना किसी भी लेखक के लिए बड़ी बात है। बिल्कुल। और ये उपन्यास सिर्फ अतीत की बात नहीं करता, ये आज और आने वाले कल के लिए भी कुछ बुनियादी सवाल छोड़ जाता है। जैसे बसरमल अपनी एक मोनोलॉग में कहता है, मैं सिंधी हूं, मैं भारत में रहता हूं, जबकि सिंध पाकिस्तान में है। जो जगह भारत में नहीं है उसका उल्लेख भारत के राष्ट्रगान में है। इसी को स्मृति कहा जाता है। स्मृति मेरी मातृभूमि है। बहुत शक्तिशाली लाइन है ये। इसे मुझसे कोई छीन नहीं सकता। जो अपनी मातृभूमि खो देते हैं, स्मृति उनकी मातृभूमि बन जाती है। ये कथन पहचान के उस मुश्किल सवाल को सामने लाता है कि जब आपकी जमीन आपसे छिन जाती है तो आपकी पहचान कहाँ रहती है? क्या वो यादों, भाषा और संस्कृति में बसती है? और इसी से जुड़ा वो दूसरा सवाल भी है जिसका जिक्र कुछ समीक्षाओं में था। अपनी संस्कृति, भाषा, लिपि को बचाने की जिम्मेदारी किसकी है, खासकर तब जब नई पीढ़ी उससे शायद दूर हो रही हो? हाँ, ये उपन्यास इस सवाल को भी सामने रखता है। और साथ ही ये जो आधुनिकीकरण और शहरी विकास के नाम पर तोड़फोड़ होती है, उस पर भी एक खामोश टिप्पणी है। बसरमल की लाइब्रेरी और दिलखुश की दुकान पर जो खतरा मंडरा रहा है, वो सिर्फ दो इमारतों का टूटना नहीं है। ये उस टकराव का प्रतीक है जो विकास की बड़ी अंधी ताकतों और छोटी निजी दुनियाओं के बीच लगातार चलता रहता है। क्या ये मॉडर्न डेवलपमेंट प्रकृति, संसाधनों और सबसे बढ़कर यादों को रौंदता हुआ आगे बढ़ रहा है? उपन्यास कोई सीधा जवाब नहीं देता, पर यह सवाल पाठक के मन में छोड़ जाता है। दुकानों और लाइब्रेरी का टूटना सिर्फ ईंट गारे का बिखराव नहीं, वो यादों के बिखरने, इतिहास के एक हिस्से के मिटने का मेटाफर बन जाता है। तो गहरी, इतनी परतों वाली और काव्यात्मक कहानी लिखने वाले लेखक गीत चतुर्वेदी, वो खुद भी आजकल के हिंदी साहित्य में एक खास जगह रखते हैं। 27 नवंबर 1977 को मुंबई में जन्मे गीत चतुर्वेदी को आज के दौर के सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले और अहम हिंदी लेखकों में गिना जाता है। उन्हें अक्सर अवांगार्ड कहा जाता है, मतलब ऐसे लेखक जो अपनी स्टाइल, भाषा और विषयों में नए, बोल्ड और एक्सपेरिमेंटल रास्ते अपनाते हैं, जो बनी बनाई लीक से हटकर होते हैं। और उनका ये एक्सपेरिमेंटल अंदाज सिमसिम की शैली में भी साफ दिखता है। उनकी अब तक कविता, कहानी, अनुवाद मिलाकर 12 किताबें आ चुकी हैं। ये उनके लेखन की रेंज दिखाता है। उन्होंने करीब 16 साल दैनिक भास्कर जैसे बड़े अखबार में संपादक के तौर पे भी काम किया है। शायद उसका असर भी उनके गद्य की कसावट और पैनेपन पर दिखता हो। और उन्हें अपने काम के लिए काफी सम्मान भी मिला है। भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार, कृष्ण प्रताप कथा सम्मान, शैलेश वटियानी राष्ट्रीय कथा सम्मान। हाँ, कई बड़े पुरस्कार हैं। कृष्ण बलदेव वैद्स फेलोशिप, सैयद हैदर रजा फेलोशिप, कई प्रतिष्ठित सम्मान मिले हैं। लंदन में वातायन अंतर्राष्ट्रीय साहित्य सम्मान भी मिला। इंडियन एक्सप्रेस ने उन्हें भारत के 10 सर्वश्रेष्ठ लेखकों में भी गिना था। और ये भी दिलचस्प है कि उनकी रचनाएं दुनिया भर की 22 भाषाओं में ट्रांसलेट हो चुकी हैं।
ये उनके काम की ग्लोबल अपील दिखाता है। सही। और जैसा हमने पहले कहा, सिमसिम के अंग्रेजी अनुवाद को पैन अमेरिका का वो प्रतिष्ठित P.N. हाइन ट्रांसलेशन फंड ग्रांट मिलना भी इसी कड़ी में है। हाँ, ये बैकग्राउंड हमें ये समझने में मदद करता है कि सिमसिम जैसा उपन्यास कहाँ से आता है। एक ऐसा लेखक जो भाषा के साथ खेलने से डरता नहीं, जो इतिहास और यादों के मुश्किल सवालों से जूझता है और जो इंसानी अनुभव की गहराइयों को छूने की कोशिश करता है। तो इस सब का निचोड़ क्या है? हमारी इस पूरी बातचीत से सिमसिम के बारे में क्या खास बातें निकल कर आती हैं? संक्षेप में कहे तो सिमसिम टूटे हुए जीवन, सामूहिक यादों के दर्द और सांस्कृतिक शोक का एक बहुत ही गहरा, संवेदनशील और काव्यात्मक लेखा जोखा है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक कहानी कहने की कला का, शब्दों की ताकत का एक सबूत है कि कैसे शब्द इतिहास के भारी बोझ और निजी दुख को भी खूबसूरती, गरिमा और पोएट्री के साथ बयान कर सकते हैं। ये किताब उन सभी के लिए ज़रूर पढ़ने लायक है जो इतिहास, स्मृति, पहचान और इंसानी वजूद के सवालों में दिलचस्पी रखते हैं और जो भाषा की खूबसूरती और उसकी संभावनाओं को महसूस करना चाहते हैं। और जाते जाते एक ख्याल छोड़ जाते हैं जो शायद उपलब्ध जानकारी में है पर जिस पर और सोचा जा सकता है। बसरमल की लाइब्रेरी जैसी छोटी निजी पनाहगाहें जो इतिहास की बड़ी बेरहम ताकतों और वो जो विकास का बुलडोजर है उसके सामने खड़ी हैं, उनकी असली ताकत क्या है? अच्छा सवाल है। क्या वो सिर्फ बीते जमाने के निशान हैं जिन्हें आखिरकार मिटना ही है, या फिर उनमें भविष्य के लिए उम्मीद, प्रतिरोध और इंसानियत को बचाए रखने के बीज भी छिपे हैं? शायद ऐसी छोटी जगहों की जिद ही हमें बड़े बदलावों के इस दौर में इंसान बने रहने में मदद करती है। इस विचार के साथ हम आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करने और समर्थन करने पर विचार करें। हम आपसे विवरण में दिए गए लिंक से इस पुस्तक को खरीदने और पढ़ने का आग्रह करते हैं। भारतीय लेखकों द्वारा आपकी पसंदीदा पुस्तक कौन सी है, नीचे टिप्पणी में बताएं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई किताब और नई चर्चा के साथ। तब तक पढ़ते रहिए और कहानियां साझा करते रहिए।